हेलो। हम इस टॉपिक पर देखेंगे लगभग ज्योग्राफी 50 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूजीसी नेट और आपके यूपी एससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो हम सीरीज़ देख रहे हैं लगभग हमें 10,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो हमें पूरी करनी है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10वीं सीरीज जिस पर हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी को पूरे करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पर पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। सुनामी जो है वो किससे उत्पन्न होती है? तो भूकंप, भूपृष्ठीय भूकंपों द्वारा, अंतर समुद्री भूकंपों द्वारा, चक्रवातों द्वारा या फिर ज्वार भाटाओं द्वारा। तो हमें पता है जो भूकंप आता है यानी जो सुनामी आती है वो समुद्री लहरों में आती है और समुद्र की प्लेट की जो होती है यानी उनके अंदर ज्वालामुखी क्रिया यानी भूकंप की क्रिया उत्पन्न होती है। तो वहाँ से फिर आपकी सुनामी उत्पन्न होती है। तो कौन सा अंतर समुद्री भूकंपों द्वारा क्या होती है? सुनामी की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यानी जो अधिकतर भूकंप आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? भारत में हिमालय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र जो नया बना हुआ है ना, इसलिए वहाँ पर भूकंप क्षेत्र अधिक देखने को मिलते हैं। कारण कहता है हिमालय के क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम मेखलाएं, ये अनुदैर्ध्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं हिमालय में, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि अभी जब प्लेटें खिसकती हैं आगे की ओर या पीछे की ओर तब भूकंप आते हैं। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही पर क्या करता है? व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, यही सही होगा। भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। जब क्या करते हैं हम क्रस्ट, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी मेंटल हो गया, ये हमारा कोर हो गया। तो जब यहाँ पर पी तरंगे जाती हैं तो क्या होती है? भूपृष्ठ के नीचे ही उनकी क्या होती है? गति तीव्र होती जाती, तीव्र होती, फिर कोर में सबसे ज़्यादा तीव्र गति हो जाती है। तो यही सही होगा। प्रवाह कोड सीमा का निर्धारण मोह असमानता के द्वारा होता है। ये क्या है? मोह क्या है? जो मोह है काय में डिवाइड करती है? ये हमें सियाल और सीमा यानी आपकी क्रस्ट और मेंटल में डिवाइड करती है, इसमें नहीं करती है ना, तो ये गलत होगा। भूपृष्ठ प्रवाह सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग के आधार पर होता है। तो गुटेनबर्ग सीमा क्या थी हमारी? जो प्रवाह और क्रोड को, यानी ये प्रवाह और क्रोड को दर्शाती है, ठीक है, और भूपृष्ठ क्रोड को मोह दर्शाती है, तो ये भी गलत है हमारा। प्रवाह मुख्यतः लोहे और निकेल का बना है, ये गलत है। कौन? कोर जो बना है हमारा वो कोर और निकेल का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी प्लेट दक्षिणी दक्षिणी प्लेट अमेरिका के साथ एंडीज पर्वत के साथ भिड़ने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? देखिए, जो नाजका प्लेट है ये उत्तरी साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कौन सी प्लेट? नाजका प्लेट होती है। ठीक है, नाजका प्लेट वहाँ पर टकराती है और फिर जिससे आपका एंडीज पर्वतमाला जो है उसका विस्तार होता है। कैरिबियन प्लेट आपकी है और कोकोस प्लेट जो है ये आपकी कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे देखने को उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। नोवा स्कोटिया प्लेट ये आपकी साउथ में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नाजका प्लेट। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप मात्रा में संबंधित रिटर पैमाना के मध्य होता है। यानी रिटर पैमाना कितने से कितने तक होता है? हमने बताया था आपको, एक रिटर पैमाना होता है आपका और एक आपका कौन सा? मर्केली स्केल होता है। तो मर्केली आपका था 0 से 12 तक और रिटर जो है 0 से 9 तक होता है। ठीक है, 0 से 9 तक क्या होता है? रिटर होता है, यानी बी आंसर बिल्कुल सही होगा। और ये क्या होता है? ये मर्केली होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है श्रेणियाँ दी गई हैं, श्रेणियों को मिलान करना है कि कौन कौन सी किससे सुमेलित होती हैं। देखिए, आल्प्स आल्प्स पर्वत है वो कहाँ है? वो वलत पर्वत है। वासजस जो है आपकी ये आपका भ्रंतोस पर्वत है। वासजस, सियरा नेवादा ये कैसे? भ्रंतोस पर्वत है। विंध्याचल कैसी है आपकी? विंध्याचल आपका अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियम आपका ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि कौन सा? ए का 3, यानी ए आंसर इसका क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कथनों पर विचार कीजिए, यानी कथन दिए गए और कारण दिए गए हैं। पहला कहता है भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की परपट्टी में आकस्मिक संचलन से होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो भूकंप संचलन होती है बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद कहता है पृथ्वी के अंतरिक्ष में एकत्र जल वाष्प परपट्टी तोड़कर बाहर आता है। तो क्या होता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल वाष्प एकत्रित होता है, परपट्टी तोड़कर बाहर आता है? तो सीधी सी बात है, दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन
भूकंप आने का और पृथ्वी पर पट्टी पर अचानक आकस्मिक संचलन का ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सही है पर क्या है, व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कहता है भूस्खलन का प्रमुख कारण कौन सा है। तो भूस्खलन का प्रमुख कारण कौन सा होता है, अपरदन, अपक्षय, वर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण। देखिए भूस्खलन जो होता है अधिकतर जब गुरुत्वाकर्षण के कारण चीज़ें टूट जाती हैं, है ना, पृथ्वी पर ग्रेविटेशन के कारण जब चीज़ें भ्रंश हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं भूस्खलन। ठीक है, तो क्या हो, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर घटित होती है। तो धरातल पर कौन सी घटित होती है, ज्वालामुखी जो होती है ये आपकी क्या आती है, अंदर से आती है, धरातल पर नहीं होती है। हाँ तो देखिए धरातल पर आपकी कौन सी नहीं होती है, अपक्षय अपरदन ये धरातल पर होता है, ज्वालामुखी ये भी आपका धरातल पर होता है, ज्वालामुखी जो लावा निकल कर आता है धरातल में आता है। सुनामी जो होती है आपकी समुद्र के नीचे से आती है ना, तो सुनामी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है। देखिए भूकंप के लिए दो चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका फोकस और एक आपका एपिसेंटर। यानी जहाँ से देखिए धरातल है, अगर यहाँ से उत्पन्न होता है तो ये आपका फोकस कहलाता है, यानी भूकंप मूल कहलाता है, यानी बी आंसर बिल्कुल सही होगा। और जो सबसे 90 डिग्री पर जो कोण बनाती है सबसे नज़दीक पर स्थान होता है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, यानी एपिसेंटर। ठीक है, तो याद रखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है। तो कौन सी, पी है, क्योंकि पी क्या है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों से गुजर सकती है ना। और इसकी गति क्या होती है, सबसे स्पीड होती है, जैसे जैसे ठोस में बढ़ती जाती है उसी प्रकार से इसकी स्पीड कैसी होती है, बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक प्राथमिक तरंगें यानी प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति कितनी होती है। हमने बताया था आपको कि जो भूकंपी तरंगें होती हैं प्राइमरी की सबसे तेज होती हैं, लगभग यानी कि 12 से 13 किलोमीटर तक देखा गया है। तो यहाँ पर 12 से 13 के आसपास का यही ऑप्शन मिलता है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्राथमिक तरंगें वही हैं जो पी तरंगें होती हैं और जो आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं। शैडो जोन बनता है ना, जब हम पी वेव को लॉन्च करते हैं पृथ्वी के केंद्र से तो यहाँ पर आपका छाया क्षेत्र बनता है, शैडो जोन बनता है। में कौन सी भूकंप तरंगें पहुँच पाती हैं। देखिए जो छाया क्षेत्र होता है वहाँ पर पी तरंगों के कारण ही बनता है, इसलिए कौन तरंगे होंगे, इसका आंसर पी तरंगे, यानी बिल्कुल आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। क्रस्ट पर देखिए 3 पार्ट में से गुजरती हैं ये, पहले क्रस्ट पर, फिर मेंटल से, फिर कोर से। तो जब क्रस्ट में जाती हैं तो इनकी तरंग गति ठीक ठाक होती है, फिर मेंटल में जाकर थोड़ी इनकी धीमी हो जाती है, क्योंकि द्रव अवस्था में थोड़ी धीमी हो जाती है। जैसे इनको ठोस मिलता है इनकी गति 12 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ वितरण से संबंधित नहीं है। देखिए जो पूर्वी अफ्रीका की मेखला है ये इससे संबंधित नहीं, ये वाली किससे संबंधित है, ये सिर्फ आपके भ्रंशन से संबंधित है। पूर्वी अफ्रीका की जो मेखला है ये आपकी भ्रंशन से संबंधित है। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब आपकी भूकंप से संबंधित हैं, ज्वालामुखी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, ये कथन किसका है। देखिए ये कथन एग्जाम पे आ चुका है, आपका पीजीटी में आ चुका है, वो पता है आपको, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एच.एफ. फ्रीड ने दिया था, जिन्होंने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं। तो सर्वाधिक जो भूकंप हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, पूर्वी एशिया क्षेत्र में। पूर्वी एशिया मतलब क्या क्षेत्र है आपका, वही प्रशांत मेखला वाला क्षेत्र है ना। पश्चिमी एशिया में नहीं, अमेजन बेसिन में नहीं, जर्मनी में नहीं, यानी सुदूर पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया बोल दे या पश्चिमी पश्चिमी अमेरिका बोल दे, यहाँ पर हमें भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप कौन सा संचरण है। देखिए भूकंप, अब बताइए भूकंप कौन सा संचरण है। कैसा संचरण हो सकता है आपका, तीव्र संचरण हो सकता है, या विवर्तनिक संचरण हो सकता है, आकस्मिक संचरण हो सकता है, या फिर अत्यधिक तीव्र संचरण हो सकता है। देखिए भूकंप क्या होता है, तीव्र गति से आता है, यानी मतलब आकस्मिक आता है ना। भूकंप क्या होता है, आकस्मिक आता है, कभी भी आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आकस्मिक संचरण की उपमा देते हैं। सी आंसर से क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है। अभी हमने चर्चा की थी ना, फोकस के बारे में बताया था आपको, फोकस यहाँ पर होता है और एपिसेंटर क्या होता है 90 डिग्री पर होता है ना। तो क्या होगा, भूकंप फोकस, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है
स्थान जहाँ भूकंपी घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है ना? बताया था ना अभिकेंद्र, यानी एपिसेंटर। अगला क्वेश्चन कहता है विग्नर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल उत्तरदायी? देखिए विग्नर की यही खास बात थी कि उन्होंने ये इसका जो आंसर था वो नहीं बता पाए थे। उन्होंने कहा था ज्वरी बल। ज्वरी बल के कारण पृथ्वी पर महाद्वीप खिसकते हैं, उनका कहने का ये था। लेकिन जबकि जो मूल रीज़न था वो क्या था? वो ये था कि जो अंदर कॉन्वेंशनल सेल थ्योरी चलती हैं उनके कारण महाद्वीपों का प्रवाह होता है। एक 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 साइंटिस्ट थे जाफरी। जाफरी ने कहा था अगर ज्योति बल इतना ही दमदार होता या इतना मजबूत होता तो पृथ्वी रोटेट करना बंद कर देती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप जनित भूकंप जनित जो लहरें होती हैं सागरों को जाना जाता है, यानी भूकंप जनित सागरी लहरों को जाना जाता है किस नाम से? PSL या फिर सुनामी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि सुनामी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। तो हमें पता है यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। क्या? भूकंप देखने को मिलते हैं, है ना? परिप्रशांत मेखला में जो आते हैं आपके एशिया आता है, आपका दक्षिण पूर्वी एशिया आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है। ठीक है, और इसमें प्रशांत सागर आता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का अपर्दन कार्य नहीं है? देखिए भूमिगत जल में दोलन की क्रिया होती है, जलगति क्रिया होती है, अपघर्षण क्रिया होती है, जबकि संघनन क्रिया बादलों में होती है। ठीक है, तो डी आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय मौसम विभाग IMD ने भारत को कितने भूकंपीय आंचलों में बांटा है? देखिए भारत को पहले जो मूल रूप से थे तो 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब क्या है वर्तमान में 4 भागों में ही बांट रखा गया है। ठीक है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी होती है? एल वाली। क्यों? एल जो तरंग होती है ये आपकी कहाँ चलती है? ये चलती है आपकी स्थल पर, मतलब जैसे पृथ्वी है तो इधर चलती है ये, है ना? और यहाँ पर बिल्डिंगें, आसमान सब, मतलब बिल्डिंगें बनी होती हैं आपकी, जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं ये सब स्थल खंड पर ही बनी होती हैं और स्थल खंड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप की लहरें जो होती हैं एल तरंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है कहाँ पर होता है? पता है बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा आंसर कहाँ पर? अधिकेंद्र पर होगा, क्योंकि एपी सेंटर सबसे इसका क्या पड़ता है? नज़दीक पर पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कि एपी सेंटर क्या होता है और सेंटर क्या और फोकस क्या होता है। फोकस आपका नीचे होता है 90 डिग्री पर, उसी के जस्ट ऊपर अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर होता है। ठीक है, तो अधिकेंद्र इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। देखिए सुनामी लहरें अधिक सक्रिय कहाँ पर रहती हैं? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में अधिक सक्रिय रहती हैं, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी आते रहते हैं और आपके वहाँ पर जो छोटी छोटी प्लेटें हैं उनके कारण जो सुनामी जो होती है अधिक उत्पन्न होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप की प्रबलता मापी जाती है एमिनोमीटर, वर्नियर से, पेंटीमीटर, रिक्टर से। तो पता है बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, रिक्टर से हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे रिक्टर मापनी से मापा जाता है? तो किसे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हमसे। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 से 9 तक दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए टोर्नेडो जो होते हैं आपके ये छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, इनको हम मापते हैं मोमेंटम स्केल से। मोमेंटम स्केल से। ठीक है, रिक्टर पैमाने से हम क्या मापते हैं? छोटे भूकंपों को मापते हैं, जबकि रिक्टर या मोमेंटम पैमाने मोमेंटम या मोमेंटम पैमाने से हम क्या करते हैं? बड़े भूकंपों को मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी जोरधन मुख का निर्माण करती है? यानी कौन सी नदी जो है आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? सीधी सी बात है, ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो नदियाँ क्या होती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए ताप्ती है, समानता याद रखिएगा, समानता। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये क्या ये सब एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित नगरों को संभावित भूकंप निम्नलिखित संभावित भूकंप तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा इन्हें प्रकृत से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन जो सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के क्षेत्र पर स्थित है, उसके बाद फिर सबसे कम पर कौन है ना। संभावित भूकंपी तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे कम भूकंप कहाँ पर आता है। देखिए सबसे कम कहाँ पर आएगा, सबसे कम जो आएगा आपका हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है ना, ये साउथ में रीजन में आता है यहाँ पर। इसके बाद कम पे आएगा चेन्नई, क्योंकि कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया है। इसके बाद फिर आपका लखनऊ, इसके बाद फिर आपका दिल्ली, यानी ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। दिल्ली बिल्कुल आपका हिमालय के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। तो पता है प्रशांत परिमेखला में आते हैं, सीधी सी बात है, रीजन भी आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें हैं जिनके कारण वहाँ पर भूकंप की तीव्रता अधिक बनी रहती है। धरातल पर स्थित बिंदु जहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं तो क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है, सीधी सी बात है ना, भूकंप केंद्र कहलाता है। देखिए यही क्वेश्चन आपको लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी में ऐसे लाइक आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर ये तो भूकंप तीव्र भूकंप केंद्र, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट में आपको चट्टान दी गई है, सूची सेकंड में उसके परिवर्तित रूप दिए गए हैं। तो पूछता है कौन सा निम्नलिखित में से सही है, उसका सूची का मिलान करिए, है ना। तो देखिए ग्रेनाइट से क्या बनता है, अगर हम देखें तो नीस, है ना। ग्रेवो से आपका सरपेंटाइन बनता है। बालू का पत्थर से आपका बनता है क्वार्टजाइट, और सेल से स्लेट बनता है ना। तो ये कौन सा आता है, एक का थर्ड एक ही में दिया गया है, बिल्कुल सही, सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जातीय बल यानी एंडोजेनिक फोर्स बल क्षितिजीय रूप से कार्य करते हैं, जिस कारण दबाव और तनाव पैदा होता है और परिणामतः एक बड़ी गुम्बदाकार आकृति का निर्माण होता है, तो यह क्या कहलाती है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं समवलनीकरण। क्या बोलते हैं, समवलनीकरण, ठीक है। दरारीकरण में दरार पड़ती है, भ्रंशीकरण में भ्रंश पड़ता है, वलयकरण में वलय, यानी जैसे आपका भूकंप भूकंप जहाँ पर आते हैं वहाँ पर वलन प्रक्रिया के कारण, यानी चट्टानों के पिघलने के कारण वहाँ पर भूकंप भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी से ये चट्टानें पिघलती हुई निकलती हैं। तो इसका टी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पटल विवर्तनिक सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता है। देखिए जो पटल विवर्तनिक सिद्धांत होता है, इससे हम भूकंप के बारे में बता सकते हैं, पर्वत के बारे में बता सकते हैं, और समुद्री रेखाओं के बारे में नहीं बता सकते हैं। प्रमुख समुद्री तल के लक्षण बता सकते हैं। हम क्या नहीं बता सकते हैं, समुद्री धाराओं के बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। पीपीटी से प्लेट विवर्तन सिद्धांत से हम ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार लॉरेशिया एवं गोंडवाना के मध्य कौन सा सागर था। तो देखिए वेगनर और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेशिया गोंडवाना कौन सा मतलब बीच में कौन सा सागर था। तो सीधी सी बात है, वो पता होगा कौन सा सागर था, तो कौन सा का था, टेथिस सागर था, है ना, टेथिस सागर था उसके बीच में। तो टेथिस सागर बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए पैंथलासा क्या था, ये आपका मान लीजिए पेंजिया है, ये पूरा महाद्वीप पेंजिया था, इसके चारों तरफ जो फैला हुआ था महासागर वो था पैंथलासा। ये था आपका पेंजिया। जब पेंजिया दो पार्ट में टूटता है तो एक बनता है अंगारा लैंड और एक का बनता है गोंडवाना लैंड। बीच में खाली चीज़ हो जाती है, यानी वहाँ पर जो सागर बनता है उसे हम बोलते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर का वर्तमान अगर हम स्वरूप देखें तो कौन सा स्थित है, भूमध्य सागर को हम उसका अवशिष्ट रूप बोल सकते हैं, जबकि जबकि पेंजिया का अवशिष्ट रूप कौन सा है, अंटार्कटिका है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन पर आए हुए हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है। तो ये पराचुंबकत्व करता है, तापीय संकुचन करता है, ज्वरीय बल नहीं करता है, ये गलत होगा, यानी सी आंसर इसका क्या है, वो सही होगा। सागरीय नितल प्रसरण प्रसरण जो है वो भी करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय प्लेट भारतीय प्लेट एवं यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत के निम्नलिखित में कौन सा प्लेट सीमा स्थित है? भारतीय प्लेट एवं यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में कौन सी प्लेट सीमा स्थित है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। देखिए क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं आपकी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, एक आपकी ओशनिक प्लेट होती है, यानी महाद्वीपीय प्लेट और आपकी सागरीय प्लेट। तो महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय भिड़ती है, ओशनिक ओशनिक भिड़ती है, या फिर कॉन्टिनेंटल या फिर ओशनिक भिड़ती है। इन तीन टाइप से प्लेट भिड़ती है। अब इंडियन प्लेट आपकी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों प्रकार की है, ठीक है, क्योंकि प्लेटें भी कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन उत्तर की तरफ ही जो प्लेट है ये आपकी कॉन्टिनेंटल है, और यहाँ पर आपकी यूरेशियन प्लेट है जो कॉन्टिनेंटल से बनी हुई है, यानी यहाँ पर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हो रही है? भिड़ रही है, ठीक है। तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण की सीमा क्या हो रही है? वहाँ पर हो रही है, ठीक है। अभिसरण मतलब होता है पास आना, और अपसरण मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है भव्य डायनासोर, जो मतलब बड़े काफी डायनासोर हुआ करते थे, परिप्रेक्षण में निम्नलिखित में किस कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना है जो ये खत्म हो गए? इनका रीज़न क्या था? देखिए इनका रीज़न ये था कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था। जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो ये जिस इलाके में रहते थे वो इलाका ठंडा था, और जब ये गर्म इलाके में आते हैं यानी प्लेटें खिसकती हैं तो वहाँ पर ये जी नहीं पाते हैं और मर जाते हैं तापमान के कारण। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो था इनके खत्म होने का बहुत प्रमुख रीज़न था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? देखिए ये एक मौसमी वैज्ञानिक थे। क्या थे? मौसमी वैज्ञानिक थे। देखिए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एक ही है, ठीक है, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये FB टेलर का है, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी मिलाने को दे देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो देखिए कौन कौन से प्रमाण है। जिग्सा फिट है, हाँ बिल्कुल सही है, अब उन्होंने फिट करके दिखाया भी था। ट्रांसकरेंट भ्रंश, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों के जीवाश्म उन्होंने लिए थे, हाँ जीवाश्म भी लिए थे उन्होंने। मेंटल में संवहन, ये भी नहीं था, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों गलत होते हैं आपके A और C, यानी यानी आपका एक एक आपका क्या होता है? बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है महाद्वीपों में महासागर की उत्पत्ति में चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया था? ये लोथेन ग्रीन का है, ठीक है। मतलब ये क्या मानते हैं? ऐसे ये कुछ संरचना इनकी मानते हैं, चट्टान ऐसे थी, ठीक है। यहाँ पर तीन होगा, मतलब कि ये तीन मानते हैं ये, ठीक है, कि जो आपका जब पृथ्वी कहते हैं, जब पृथ्वी जैसी थी जैसे सुगड़ेगी तो ये एक टेट्राहेड्रल के रूप में बन जाएगी, मतलब चतुष्फलक में बन जाएगी। तो ये चार फलक होती हैं, एक आपकी ये फलक हो गई, दूसरी फलक ये हो गई, तीसरी फलक ये हो गई, एक इसके जस्ट पीछे होगी, तो क्या वो चौथी फलक होगी, यानी चार फलक के रूप में चतुष्फलक सिद्धांत दिया था लोथेन ग्रीन ने। और इन्होंने कहा था यहाँ पर जो बने चारों तरफ पे ये बने आपके ये सील्ड के रूप में उभर कर आए, ठीक है, इसलिए कहा जाता है इनको लोथेन ग्रीन की चतुष्फलक सिद्धांत इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा जब पृथ्वी सिकुड़ जाएगी तो एक चतुष्फलक के रूप में आकार ले लेगी। इस सिद्धांत को हम आगे कहीं पढ़ेंगे, जब थ्योरेटिकल देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बुक है ये, द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट, ये किसकी पुस्तक है? द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट जो है चार्ल्स हैपगुड की है, ठीक है, किसकी है? चार्ल्स हैपगुड की ये बुक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के आधार पर सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए उपयोग का चयन कीजिए? मतलब उन्होंने बताया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो उसके आधार पर कौन कौन से जो सिद्ध होती हैं वो चीज़ें सही होती हैं। देखिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और पूरा चंबकत्व सिद्धांत, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, यही दोनों करते हैं। भू संतुलन और ध्रुवीय संचलन ये नहीं करते हैं सिद्ध, ठीक है। तो A और 3 यानी 1 और 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में कथनों को पढ़िए और उसके बारे में आंसर दीजिए। ये उन्हीं का सिद्धांत है, इनका लोथेन ग्रीन का सिद्धांत है ये, और ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ज्यामितीय सिद्धांत बता दिया, बिल्कुल सही है, ज्यामितीय का माना था इन्होंने, ठीक है। ये मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति व्याख्या करता है, नहीं, ये मोड़दार पर्वतों की व्याख्या नहीं कर पाता, ये सील्ड की व्याख्या करता है, ठीक है।
महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना में सहायक है? नहीं, महाद्वीपीय संकल्पना में इनका सहायता नहीं है। महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसमें हम क्या क्या लेते हैं, हम लेते हैं कॉन्वेंशनल सेल थ्योरी, कॉन्वेंशनल सेल थ्योरी, ठीक है, और आपका सागरीय प्रसरण सिद्धांत लेते हैं। इसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लेते हैं, और आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इन तीन थ्योरी से पूरा हो जाता है। यह महाद्वीपों और महासागरों का स्थायित्व विकास करता है, बिल्कुल सही है। तो ये महाद्वीपों और महासागरों और जो सील्ड बने हुए हैं विश्व में, उन सब की ये व्याख्या करता है। तो यानी एक और आपका चौथा सही है, तो एक चौथा आपका किस में है, एक ये चौथा डी आंसर इसका बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों, ये कथन काफ़ी बड़े दिए गए हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित कौन से कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य हैं? सही उत्तर हेतु चयन कीजिए। कौन कौन से सत्य हैं, देखते हैं कौन कौन से सत्य हैं। ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य बताता है। ये महाद्वीपों महासागरों श्रेणियों के स्थायित्व में विश्वास रखता है। स्थायी है ही नहीं, सीधी बात, पहला गलत, यानी आपका ए आंसर गलत हो गया और सी आंसर से गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु प्रदूषण को परिवर्तन करना था, बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत से ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में या इससे पहले पृथ्वी पर कहाँ पर जलवायु कैसी थी, ठीक है। तो दूसरा सही हो गया, यानी दूसरा मतलब हमें बी और डी में कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा चौथा पर चेक करते हैं। इसे ब्रिटेन के अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया था, जो मूलतः भूवैज्ञानिक थे। भूवैज्ञानिक नहीं थे, कौन थे, मौसम वैज्ञानिक थे। बस तो एक और चार बचता है, मतलब दो और चार बचता है, तो दो और चार बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, ये 2 एंड 4 है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म बिल्कुल सुमेलित है। देखिए कौन सा बिल्कुल सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है बताइए। लोथेन ग्रीन का महाद्वीपीय चतुष्फलक कोणीय सिद्धांत है, नहीं है, ये इनका नहीं है। कौन सा चतुष्फलकीय सिद्धांत है इनका, एपी टेलर का, हाँ ये देखिए ये इनका है, ठीक है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये इनका है, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर का विस्थापन सिद्धांत नहीं है, परिकल्पना सिद्धांत है ना, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है इनका, ठीक है। हैरी एस ने पराचुंबकत्व व्याख्या दी थी, बिल्कुल सही, यानी डी आंसर क्या इसका बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग ज्योग्राफी के जो 50 MCQs हैं टॉप, जो मतलब इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट वाइज से, वो हमने सॉल्व किए हैं। तो जो हमारी सीरीज़ है वो लगभग 10,000 क्वेश्चन की है। तो यहाँ पर हम सीरीज़ पर कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए हैं, तो आप लोग इसमें ज़रूर कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि एग्ज़ाम के लिए आपके ये बेहतर साबित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन जो MCQ हैं वो कर ली। इसकी जो PDF है आपको, वो कहाँ पर, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें ताकि आपके सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसी प्रकार से क्वेश्चनों को जो श्रृंखला है वो बनाए रखेंगे। थैंक यू।